हेलो एवरीवन। जैसे कि आजकल कोविड-19 के बाद एक नई बीमारी बहुत जल्दी सामने आ रही है, ब्लैक फंगस। तो आज अपना टॉपिक वही है, आज उसी पर डिस्कशन करते हैं। और अगर आपने लास्ट वीडियो ना देखी हो तो देखिए जाके उसे। और आज का तो अपना टॉपिक है ही म्यूकरमाइकोसिस, या फिर जैसे आजकल ब्लैक फंगस डिसीज नाम से जाना जाता है, और पहले उसे ही जानते थे ज़ाइगोमाइकोसिस नाम से। हम इन सब के भी कुछ रीजंस ही हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सबको। देखिए, कुछ शब्द लिखे हैं मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को समझने के लिए, जिनमें सबसे पहला तो ये है कि ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्टिव डिसीज। ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्टिव डिसीज का मतलब है ये हमेशा बीमार नहीं करेगा, ये तभी बीमार करेगा जब इसे इसके लायक मौका दिखेगा, जब इसे मौका दिखेगा कि हाँ, मैं इस वक्त बीमार किया जा सकता है, हमें इस वक्त बीमार किया जा सकता है, ये सिर्फ तभी दिखेगा। दूसरा है इम्यूनोडेफिशिएंट होस्ट सेलेक्टिव। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है इस बीमारी के लिए। ये सिर्फ उन्हीं को बीमार करेगा जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, नॉर्मल इंसानों का ही बीमार नहीं। और इसकी सबसे बुरी बात, इसका मॉर्टेलिटी रेट 50% से ज़्यादा है। जो ब्रेन वाली होती है राइनोसेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस, उसका करीब 75% है। और जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी पेट वाली और फेफड़ों वाली पल्मोनरी होती है, उसका तो लगभग 100% ही पहुंच जाता है। ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है, यही है। और ये आप दो पिक्चर्स हैं, ये इस तरीके की दिखती है। ब्लैक फंगस ऐसी ही दिखती है, इससे बिल्कुल अलग नहीं दिखती। ये इनकी बॉडी का थ्रेड होगा, ये हेड जैसा जो है, इस पूरी को कहेंगे हम हाइफी। ये इनकी बॉडी होती है, ये इसकी बॉडी है पूरी, यही है इसकी बॉडी। इसके अंदर स्पोर्स होंगे जो बाद में इनके सीजन आने पे ये फटेंगे और ये हवा में जाएंगे। और ये हवा में गए तो आपके अंदर भी जा सकते हैं हवा से। अब आप इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर हुआ तो आपको म्यूकरमाइकोसिस भी हो सकती है, पूरे पूरे चांसेस हैं। और ये कॉमन ब्रेड है जो खराब हो गया, यानी ब्रेड में फफूंद लग गई है। बिल्कुल ये वही ब्रेड की फफूंद है जिसे हम आए दिन देखते रहते हैं। और ये ब्लैक फंगस को और कोई नहीं करता, वही फफूंद करती है जो ब्रेड में लगती है, वही है ये। बिल्कुल कोई अलग बीमारी नहीं है, उसी से होती है। तो चलिए आगे देखते हैं, अपना आज का टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं। आज अपने को क्या क्या देखना है। सबसे पहले तो आज अपने को देखना है इसकी बैकग्राउंड स्टोरी, क्योंकि बिना किसी चीज़ की स्टोरी जाने हुए हम उसे स्टडी कर नहीं सकते। कौन कौन लोग उसके रिस्क पे हैं, सबको तो होती नहीं ब्लैक फंगस, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही होती है। तो किस किस को रिस्क है ब्लैक फंगस का, और ये इन्फेक्शन होता कैसे है, ये सब हमको देखना है। सबसे पहले तो कौन कौन इससे हो सकता है, जिन लोग को हो नहीं सकती उनको दिक्कत नहीं है। फिर ये इन्फेक्शन फैलेगा कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। और प्रिवेंशन से ज़्यादा अच्छी चीज़ तो कोई है ही नहीं। बेहतर होगा हम प्रिवेंट कर लें, तो ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बढ़िया तो वही रहेगा। ये आपको फोटो दिख रहा होगा एक, ये ब्लैक फंगस है, ये राइनोसेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस का फोटो है। मैं एक बार स्पेलिंग लिख देता हूँ, सॉरी। ये है राइनो सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस का मतलब ब्लैक फंगस ही है। ये बीमारी का नाम है म्यूकरमाइकोसिस, साइंटिफिक नेम, और कॉमन नेम ब्लैक फंगल डिसीज। ठीक है। राइनो सेरिब्रल मतलब, राइनो मतलब नाक से एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विद योर नोज, है ना, नोज मान लेते हैं। और सेरिब्रल मतलब एसोसिएटेड विद योर ब्रेन, ठीक है ना, इसे ब्रेन कंसीडर कर लिया। तो ये नोज और ब्रेन वाली म्यूकरमाइकोसिस की पिक है। और ये ऐसा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारी ब्लैक फंगस दिखती है ऐसी, ठीक है, ऐसी दिखती है। अब आइए अगले पेज पर चलते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट हमारा हो ही गया। अब इसकी बैकग्राउंड स्टोरी जान लेते हैं। तो पहली ये दिख रहा है, ये आपने पहले कभी देखा होगा, ज़रूर देखा होगा। बरसात के मौसम में ये हमें अक्सर दिख जाती है। इसको कॉमन नेम हम मशरूम देते हैं, मशरूम बोलते हैं। राम जी की छतरी, या और भी बहुत सारे देसी नाम होते हैं इसके, मशरूम बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। कॉमन नेम इसका मशरूम है। बैकग्राउंड स्टोरी इसकी यही है कि ये एक ब्लैक फंगस, इसी से पता चला कि फंगस कर रही है इसको कोई, है ना। फंगस को साइंटिफिकली बोलते हैं फंजाई, क्योंकि ये किंगडम फंजाई के मेंबर हैं,
ठीक है ना, वो क्लासिफिकेशन का पार्ट है। आप बस इतना ध्यान रखिए, किंगडम फंजाई के मेंबर। उसी किंगडम फंजाई की मेंबर ये भी है, ये जो मशरूम है जिसे हम खाते हैं, जो बहुत एडिबल होती है, और उसी किंगडम फंजाई की मेंबर ये भी है जो हमारी है म्यूकर। इसका साइंटिफिक नेम म्यूकर है, ठीक है ना, यही है। ये दोनों एक ही घर की हैं, लेकिन इसे हम खा सकते हैं और ये हमें बीमार कर देती है अगर हम कमज़ोर हैं तो। ठीक है ना, पहली बात तो म्यूकर माइकोसिस एक बीमारी नहीं होती, ये एक ग्रुप होता है कई सारी बीमारियों का। ठीक है ना, मेन कॉजिटिव एजेंट इसके कौन से होते हैं, राइजोपस और म्यूकर स्पीशीज, और इन दोनों को ही एक और कॉमन नेम से बुलाया जाता है जो कि होता है, मैं लिख देता हूं, कॉमन ब्रेड मोल्ड। कॉमन ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड पर कॉमनली मिलेगी ना वो यही होगी, राइजोपस और म्यूकर स्पीशीज। यही दो फंगस होती हैं जो ब्रेड पर कॉमनली मिलती हैं, और इसे जो करती हैं वो भी यही दो में होती है, मेन राइजोपस, इसके बाद आती है म्यूकर, फिर और भी कई होती हैं जो उसे करती हैं। और ये फंजाई मिलती कहाँ है, एक तो हमने को किसी भी सड़ी गली चीज पे मिल जाएगी, दूसरा सॉइल में तो जरूर मिलेगी, कोई भी चीज सड़ने गलने के बाद सॉइल में ही आती है, डिकेइंग मैटर में, सड़ी हुई चीजें, स्टेगनेंट वाटर में जो पानी भरा हुआ है वहां जरूर होगी, और हवा में, स्पोर्ट्स में मैंने आपको बताया था। ये हेड है इसका, ये जब प्रॉपर सीजन, प्रॉपर मॉइस्चर मिलने पे ये फटेगा। ये हेड है, इसमें छोटे छोटे कॉनिडिया भरे होंगे, ये दिख रहे होंगे आपको बहुत माइक्रोस्कोपिक से वाइट स्ट्रक्चर्स, यही होते हैं कॉनिडिया। ये फूटेंगे, ये हवा में जाएंगे, और फिर ये हवा में एक बार चले गए तो फिर ये आपकी नेजल पैसेज में भी आ सकते हैं, इनहेल हो सकते हैं। तो इन छोटे छोटे स्पोर्स को क्या कहते हैं अपन, कॉनिडिया। ठीक है, अब यहाँ मिलेंगे, ठीक है ना। अब इतने कॉमन होते हैं तो इसकी बीमारी कॉमन क्यों नहीं होती, बीमारी बहुत रेयर होती है, एक्सेसिवली रेयर। आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा अभी से पहले इस चीज़ का, बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा। बीमारी बहुत रेयर होती है, और टोटल 6 तरीके की म्यूकर माइकोसिस होती हैं। एक तो राइनोसेरिब्रल थी, दूसरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी पेट की होगी, तीसरी पल्मोनरी यानी फेफड़ों की, चौथी क्यूटेनियस यानी स्किन की, एक डिसेमिनेटेड, और एक और होती है। ठीक है, अब जानते हैं हमारा अगला टॉपिक कि पीपल एट रिस्क, कौन कौन इसके रिस्क पर हैं। तो हम सबको डरने की जरूरत नहीं है इससे सिर्फ उन्हें डरने की जरूरत है जो इम्यूनो डेफिशिएंट है। इम्यूनो डेफिशिएंट का मतलब जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। ठीक है ना, वीक या तो परमानेंटली भी हो सकता है बाई बर्थ, या फिर आपने कुछ ऐसा कराया हो जिसकी वजह से वीक हो गया हो। जैसे कि आपको हो सकता है डायबिटीज मेलाइटस हो, जिसे कॉमनली शुगर की बीमारी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, हो सकता है आपको कैंसर हो, स्पेशली न्यूट्रोपिनिक कैंसर। न्यूट्रोपिनिक कैंसर होता है जिसमें न्यूट्रोफिल्स हमारी डिसफंक्शन करती हैं, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स हमारी एक तरीके की WBC होती है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारी बॉडी में सोल्जर्स का काम करती है। ये डिसफंक्शन करेंगी तो आपको न्यूट्रोपिनिक कैंसर होगा, और आपका इम्यून सिस्टम कम होगा, थोड़ा कम काम करेगा, और आप इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम वीक हुआ, आप अपने आप रिस्क पर आ जाएंगे इसके। HIV से तो ज़्यादा अच्छा कोई पोटेंट इम्यूनो डेफिशिएंट सिंड्रोम होता ही नहीं। सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम यही कमज़ोर करता है। इसमें कोई बीमारी नहीं होती, ये बस इतना करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को ही वीक कर देता है बहुत ज़्यादा। बाकी फिर तो सारे इन्फेक्शन हो ही जाते हैं। एक बार इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ फिर तो आपको वो बीमारी भी होंगी जो किसी को नहीं होती। या फिर वो लोग जो ग्राफ्ट किया है, जिन्होंने ग्राफ्टिंग मतलब ट्रांसप्लांट किया है। जब ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम बाहर की चीज़ों को कभी लेता नहीं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था एंटीजन वगैरह के आने में बाहर के एंटीजन को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसे फिर सप्रेस करते हैं उस इम्यून सिस्टम को कि आप वह काम ही मत करो, क्योंकि वो काम करेगा तो जरूर उसको ख़त्म करेगा एंटीजन को। ठीक है ना, तो बस एंटीजन कोई भी फॉरेन चीज़ होती है, चाहे वो ट्रांसप्लांट हो या माइक्रोब हो। ठीक है, तो एंटीजन को खत्म करेगा तो इम्यून सिस्टम को हम सप्रेस कर देते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट देके। ठीक है ना, इम्यूनो सप्रेसेंट। अब ये कौन से होते हैं, ये होते हैं स्टेरॉइड्स। ठीक है ना,
तो बस ये दिए हमने, इम्यून सिस्टम हमारा कम काम कर रहा है, हमारा कमज़ोर पड़ गया है, हमने जानबूझ के उसे कमज़ोर किया। लेकिन हर चीज़ का फ़ायदा होता है तो ड्रॉबैक भी होता है। फ़ायदा तो ये कि अब हमारे ग्राफ्ट को नुकसान नहीं होगा, हमारी ट्रांसप्लांटेड स्किन या किडनी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन नुकसान इस चीज़ का ये है कि अब हमको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि क्या वो लोग रिस्क पर हैं जो कोविड-19 से रिकवर हुए हैं? क्या वो सारे लोग रिस्क पर हैं? तो सारे लोग अगर रिस्क पर हैं तो इसका जवाब होगा नो। ठीक है ना, सभी लोग रिस्क पर नहीं है जो लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। रिस्क पर सिर्फ वो हैं जिन्होंने कोविड-19 के ट्रीटमेंट के दौरान स्टेरॉइड्स लिए थे। दवाइयों में स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स कौन से वाले? जो इम्यूनो सप्रेसेंट थे। ठीक है ना, इम्यूनो सप्रेसेंट जो स्टेरॉइड्स थे वो लेने वाले रिस्क पर होंगे। ठीक है ना। अब स्टेरॉइड्स भी दो तरीके होते हैं, एक तो इम्यून सप्रेसेंट, दूसरे इम्यूनो पोटेंशिएटर्स। तो जिन्होंने इम्यूनो पोटेंशिएटर्स वाले लिए थे वो बिल्कुल भी रिस्क पर नहीं होंगे। ठीक है ना, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जिन्होंने ये वाले स्टेरॉइड्स लिए हैं इम्यूनो सप्रेसेंट, यानी जो इम्यून सिस्टम को डाउन करते हैं, वो लोग इसके रिस्क पर होंगे ब्लैक फंगस के पर। वही लोग जो कोविड-19 से रिकवर हुए हैं, जिन्हें रिकवरी के दौरान इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए गए थे, वही लोग इसके रिस्क पर होंगे, बाकी और कोई नहीं होगा। तो ये डरने वाली बात नहीं है। ये लोग तो रिस्क पर हो गए। ठीक है ना, अब अपना अगला देखते हैं कि इन्फेक्शन होता कैसे है। ठीक है ना, तो ये मैंने पहले पेज पर भी लाइन लिखी थी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की, और यहाँ भी लाइन है। इसका मतलब ये है कि इनको मौका देखकर इन्फेक्शन करते हैं। आप इनके कांटेक्ट में, अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं, दिन में भी 10 बार आएंगे आप ब्लैक फंगस के कांटेक्ट में, बट बीमारी आपको पूरी जिंदगी भर नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा खासा है, तो वो आपको कुछ नहीं उखाड़ पाई। मान लीजिए आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, डायबिटीज है, कैंसर है, HIV है, कोविड-19 से रिकवर हुए हैं इम्यूनो सप्रेसेंट लेके, कैसे भी करके आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो बस इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हाँ मौका है, चौका मारना है। बस मौका है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, अब इन्हें बस अपना काम करना है। ये आपके अंदर तो रोज जाती, बस इस बार अंदर जाने के साथ साथ सेटल भी हो जाएंगी। वहीं सेटल हो गए तो बस फंजाई हमेशा कॉलोनी में रहती है, यानी कि बहुत सारे लाखों करोड़ों मेंबर मिलेंगे आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। अब ये मत कहिए कि मशरूम तो हमने अकेली भी देखी है, मैं माइक्रोस्कोपिक फंजाई की बात कर रहा हूँ। तो ये कॉलोनी में रहेंगी जिसमें करोड़ों मेंबर होंगे, बिलियंस मेंबर होंगे। बस इन सबको न्यूट्रिशन तो चाहिए ही होगा, हर चीज को न्यूट्रिशन चाहिए होता है। बस ये आपको इन्फेक्ट कर देंगे, आप ही को होस्ट बना लेंगे, ये एक पैरासाइट की तरह हो जाएंगे। ठीक है ना, पैरासाइट हो गए ये और आप हो गए इनके होस्ट। तो पैरासाइट हमेशा यही करता है कि वो होस्ट को कमजोर करता है, होस्ट से न्यूट्रिशन लेता है ना। ये सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स में होता है, वो पहले ही बता चुका हूं, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। इस फंजाई को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है आयरन की। तो आयरन अब इन्हें वैसे तो मिलने से रहा, ये आपके शरीर में सेटल होंगी। ठीक है ना, सेटल हो गए, कॉलोनी बनाई, अभी आपकी ब्लड वेसल्स में जाएंगी, ब्लड वेसल्स को रप्चर करेंगी, उन्हें खत्म कर देंगी, उन्हें रप्चर करना शुरू करेंगी, उनके अंदर घुसना शुरू करेंगी, वहां से ये आयरन ऑब्टेन करेंगी। ठीक है ना, आयरन ऑब्टेन करने लगी। ठीक है, एक और ये आयरन ऑब्टेन करने लगी, इनका रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। आपके शरीर में आयरन कम हो रहा है, इनको खूब आयरन मिल रहा है। ठीक है ना, आयरन की कमी से बहुत सारी बीमारी होती है। एनीमिया हो सकता है, आपकी ब्लड क्लॉटिंग कम हो सकती है, बहुत सारी बीमारी होंगी, आपको एनीमिया होगा, आपका क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा। यानी क्लॉटिंग टाइम, खून निकलने के बाद जब खून रुक जाता है ना, तो बाद में जब रुकने का जो टाइम होता है उसे कहते हैं क्लॉटिंग टाइम, वो बढ़ जाएगा, आपका ज़्यादा देर तक खून रहेगा। और बहुत सारी आपको हर वक्त नौजिया सा फील होता रहेगा, यानी हर वक्त नींद सी आती रहेगी कमज़ोरी के कारण, ये सब रहेगा। ठीक है, सक्सेसफुल इन्फेक्शन हो गया, फंजाई पैरासाइट की तरह एक्ट करेगी होस्ट पर, ये अपना पूरा न्यूट्रिशन आप से लेगी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आयरन के केस में क्या आती है। ठीक है, एक केमिकल होता है, एक दवाई मान सकते हैं हम, नाम होता है डेफेरॉक्सामीन। ठीक है, ये उन लोग को दिया जाता है जिनके शरीर में आयरन ज़्यादा होता है, या फिर जिन लोग के शरीर से आयरन कम करना होता है। ये आयरन है, ये आयरन को कम करता है बॉडी से। ठीक है ना, आपने मान लीजिए डेफेरॉक्सामीन ले रखा था, आपके शरीर से आयरन को निकाला जा रहा था बाहर,
यूरिनेशन यानी पेशाब से ही निकलेगा आयरन, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप हाथ डाल के अंदर से निकाल लोगे, नहीं। डेफेरॉक्सामिन लिया, आपका आयरन जा रहा था यूरिन से, ये फंगस का इन्फेक्शन हो गया आपको। वैसे ही इसको आयरन की जरूरत है और यहाँ आयरन निकल रहा है आपकी बॉडी से, तो इनको तो और मजा आ गया, अब इनको तो और कोई काम करने की जरूरत नहीं। तो अगर आप डेफेरॉक्सामीन ले रहे हैं तो आप और ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं ब्लैक फंगस के लिए, क्योंकि इन्फेक्शन तो भले ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में करता हो सकता है आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो तब भी आप जीत जाए, लेकिन एक बार को आप डेफेरॉक्सामीन आप ले रहे हैं ना, तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी, फिर ये और ज़्यादा वायरुलेंसी के साथ स्प्रेड होगी और ज़्यादा वायरुलेंट हो जाएगी और ज़्यादा भयंकर तरीके से आपके शरीर में फैलेगी। तो डेफेरॉक्सामीन या फिर और भी कोई ऐसी दवाई जो आयरन को आपकी बॉडी में कम करते हैं, वो आपको कभी नहीं लेनी है कोविड-19 के रिकवर होने के कुछ समय बाद तक, या फिर अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तब, ठीक है ना। इसके सिम्टम होते हैं एक साइड के चेहरा सूज गया, हेडेक हो रहा है, नेजल या फिर साइनस कंजेशन हो रहा है, ये सिम्टम किसके हैं, राइनोसेरिब्रल के, ठीक है ना। नाक के ऊपर ब्लैक धब्बे होंगे, है ना, मुंह के ऊपर होंगे, ऊपर ये जो पैलेट होती है इधर बुखार आ रहा होगा आयरन की कमी से और आपके अंदर पैरासाइट है उस वजह से, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, ठीक है, दुनिया में हर चीज का ट्रीटमेंट है, इसका भी होगा। ट्रीटमेंट इसका तभी पॉसिबल है जब अर्ली डायग्नोसिस, यानी कि इन्फेक्शन होने के 2 वीक्स के अंदर इसकी डायग्नोसिस हो जाए, तभी इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है आपका बचना। इसे डायग्नोस करते हैं सीटी स्कैन का, तो आपने सबने नाम सुना होगा। एक ट्रीटमेंट और होता है बायोप्सी, इससे भी डायग्नोस किया जा सकता है। आपका टिश्यू सैंपल जहां भी ये होता है, जहां भी डॉक्टर को शक है वहां होगा, वहां का टिश्यू लिया जाएगा, थोड़े थोड़े टिश्यू कलेक्ट कर लिए जाएंगे, वो लैब में जाएंगे और वहां लैब से जांच होकर आएगी कि आपको है कि नहीं। मान लीजिए आपको नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं है बीमार होना, ठीक है ना। विक्टिम अगर एक बार सही भी हो गया ना, सर्जरी करनी पड़ती है, जरूर करनी पड़ेगी एक बार इन्फेक्शन हुई, क्योंकि वो करोड़ों हैं, उन्हें दवाई से नहीं मारा जा सकता, उन्हें हटाना पड़ेगा सर्जरी से। अगर किसी बॉडी पार्ट में पहुंच गए और वहां से वो पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, इसलिए सबसे बढ़िया है कि सांप का सर ही काट दो, तो इसीलिए वो पार्ट ही हटाना पड़ेगा। आंखों में सबसे पहले तो आंखों में फैलेगी तो आंखें हटानी पड़ जाती हैं, सेवियर डिसफिगरेशन हो जाता है इसका, आपने देखा भी होगा, गूगल कर लीजिएगा। जहां भी इन्फेक्शन होता है वो हिस्सा ही हटा दिया जाता है सर्जरी में, आंखों में, कानों में, नाक में, जॉ बोन वो हटा दिया। और इसके बाद भी 8 हफ्ते तक आपकी एंटी फंगल थेरेपी चलेगी, जिसमें कि एक एंटी फंगल इंजेक्शन की कीमत होती है 3500 रुपए। काफी महंगा ट्रीटमेंट होगा, इसीलिए संभल कर रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रिवेंशन पे आते हैं, ज्यादा अच्छा होगा हम बीमार ही ना हो, लेकिन ये प्रिवेंशन इसके लिए जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल है, जो जिनका इम्यून सिस्टम ठीक है, नॉर्मल है, उनको कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। और मैं एक चीज बतानी भूल गया, तो जो एंटी फंगल इंजेक्शन होता है वो होता है एम्फोटेरिसिन बी, और आजकल इसकी शॉर्टेज है, तो बेहतर है प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान दें ट्रीटमेंट से, ठीक है। अब प्रिवेंशन उन्हीं लोगों के लिए जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं। पहली बात तो अगर आपको लगता है आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, वो तो आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो हर ऐसी चीज़ अवॉइड करें जो कंटामिनेट है या फिर हो सकती है, ज़रा सा भी डाउट है आपने आपको श्योर कर लें, उसे लें ही ना, है ना। ऐसी कोई भी मेडिसिन ना लें जिसमें डेफेरॉक्सामीन या फिर और कोई आयरन चिलेटर यानी कि आयरन के साथ बाइंड करने वाला केमिकल हो, मैं पहले बता चुका हूँ, वरना ये फ्यूल टू फायर का काम करेगा, आग में घी डालने जैसा होगा ये। अगर कोविड-19 से रिकवर हुए हैं तो जंक या फिर ओपन फूड अवॉइड करिए, ब्रेड अवॉइड कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, ठीक है ना। सबसे अच्छा तो यही होगा कि फ्रेश खाएं, और खाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी कहाँ है, 2 महीने रुक जाइए, 2 महीने रुक जाइए, ब्रेड बाद में खा लेना, क्योंकि जान है तो जहान है ना। सबसे इंपॉर्टेंट अपने और अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के लिए, क्योंकि हवा में भी ये फैलते हैं, ध्यान रखना। कोई भी कंटेमिनेटेड मेडिकल सप्लाई किसी भी चीज़ पर किसी भी कीमत पर यूज़ ना करें, कंटेमिनेशन हुआ ना मेडिकल सप्लाईज में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अपने घाव या जख्म को खुला ना छोड़ें, वरना ये हवा में भी होते हैं, ये आएंगे और ये क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस कर जाएंगे, ठीक है। तो बस अपना यही था ब्लैक फंगस। तो मैं फिर भी यही कहूँगा कि प्रिवेंशन बेटर होगा क्योर से, ठीक है ना। तो बेहतर है
कि आप प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योर पे कम। तो अगर आप कोविड-19 रिकवर हुए हैं तो आपके लिए डरने की बात तभी है जब आपने इम्यूनो सप्रेसेंट लिए हों, तो बाकी तो सब ठीक ही है। और ऐसी साइंस की लेटेस्ट और ट्रेंडिंग चीज़ें देखने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू।